ऐसा कहा जाता है कि हम अतीत को जाने बिना वर्तमान को ठीक ढंग से जी नहीं सकते, साथ ही साथ भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कि बेहतर भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और यह सब हमको कौन बताता है? तो यह सब हमको इतिहास बताता है। इसलिए इतिहास हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम लोग इतिहास के क्रम में कक्षा 9वीं के पहला चैप्टर भौगोलिक खोजों को पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूरोपीय देशों ने दुनिया को खोज निकाला और हम सभी जो एक दूसरे से कटे छटे थे एक दूसरे के संपर्क में आए। हम लोगों का सभ्यता संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आया। इसी क्रम में जब यूरोपीय देश अन्य देशों को खोज रहे थे व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहला उपनिवेश जो यूरोपीय देशों के चंगुल से बाहर निकल पाया था वो है हमारा अमेरिका। तो हम लोगों का ये चैप्टर जो है उसी से संबंधित है। विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और जिसके निम्नलिखित कारण थे। एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे कारण निकलकर सामने आए। उसमें सबसे पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। तो हम देखते हैं अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। अब उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उसमें भारी असंतोष था। एक्चुअली में ये सब जो है जो उपनिवेशवासी थे वो लोग, उन लोगों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। दूसरा कारण है भौगोलिक दूरी। अब इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। चूँकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में असमर्थ थे, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर वर्ल्ड मैप बनाइएगा, इंग्लैंड आपको ये तो एशिया और ये रहा जी यूरोप, तो इंग्लैंड यहाँ कहीं है और अमेरिका जो है एक छोर से दूसरे छोर बीच में जो है
अटलांटिक महासागर का बहुत बड़ा एरिया। अब यहाँ से यहाँ पर नियंत्रण बनाए रखना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह दूरी जो है काफ़ी अधिक हो जाती है। तीसरा कारण था जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो था धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। वहाँ एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता जो है वो प्यूरिटन मतावलंबी था, यानी एक का धर्म जो है वो एंग्लिकन था, किसका, ब्रिटिशवासी का, जबकि जो अमेरिकी थे उसका धर्म था प्यूरिटन। अब धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों ने और प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली। उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्वान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह जैसा व्यवस्था वहाँ पे देखा था वैसा व्यवस्था उसके देश में नहीं था। अब ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थे, जबकि अमेरिकी समाज जो है समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिला के 3 बिंदु जो कि मुख्य कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जिसमें कि सबसे पहला था हम लोगों का राजनीति में स्वायत्तता का अभाव, दूसरा है भौगोलिक दूरी और तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। जबकि वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, चौथा कारण देखते हैं जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में है, वो है सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। अब देखिए ये सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, तो 1756 से लेकर 1763 के बीच चला। और इस युद्ध से पूर्व जो है जो उपनिवेशवासी थे वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। उपनिवेशवासी यानी अमेरिकी किससे जुड़ा हुआ था, इंग्लैंड से, और वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था, असमर्थ था। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया, इंग्लैंड को बेदखल करना, यानी अपने देश से बाहर करना। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अगला मुख्य कारण जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए है वह है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे, सबसे गंभीर मतभेद। अब उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मात्र देश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अब देखिए, आप ही अपने घर में व्यापार करना चाहेंगे और आपको कोई बाहर वाला आके व्यापार नहीं करने देगा, तो आपको यह पसंद आएगा क्या? अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे जो है आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में एक स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से लेकर 63 तक। अब जिसमें कि ये जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे, उन्होंने क्या किया था, 1765 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया जिसको हम लोग स्टाम्प एक्ट कहते हैं। अब इस कानून का विरोध करने के लिए इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया।
1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। एक क्रांतिकारी थे अमेरिका के जिसका नाम था सैमुअल एडम्स। उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था और ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाओं का स्थापना किया। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नाम की संस्थाएं स्थापित की। अगले कारण में हम लोग देखते हैं जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए मुख्य है, वो है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जिसमें हम देख रहे हैं स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों और प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। टॉमस पेन एक लेखक थे उस समय के अमेरिका में, जिन्होंने अपनी एक लघु पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था कॉमन सेंस। यह कब हुई प्रकाशित? तो 1776 ईस्वी में। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। अब टॉमस जेफरसन, एक टॉमस पेन थे कॉमन सेंस वाला, जबकि टॉमस जेफरसन इन्होंने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि नहीं, विद्रोह होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं जो है हमारा जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। अब उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी, यानी इंग्लैंड में भी लोग उसको पसंद नहीं करता था। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। अब जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया। यानी थोड़ा बहुत जो शांति से जो समझौता हो जाता अमेरिका और इंग्लैंड के बीच, वो सारा स्थिति जो है जॉर्ज तृतीय बर्बाद कर दिया। अब जो स्वतंत्रता संग्राम है तो उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। बाद में यह भी एक कारण है जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कालिक कारण अगर देखें तो वो है बोस्टन की टी पार्टी, चाय पार्टी। अब यहाँ पे एक फ़ोटो भी नीचे में आप लोग देख रहे होंगे बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। इसमें किसी तरह का चाय पार्टी नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे देखिए हुआ क्या था 1773 ईस्वी में। कब? तो 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां कुछ नागरिक आदिवासियों, रेड इंडियन जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। कब हुआ? तो 5 सितंबर 1774 को। उस समय अमेरिका में कुल मिला के 13 उपनिवेश थे। उस समय यानी इस तिथि को 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो फिलाडेल्फिया शहर में, महादेशीय सम्मेलन, जिसमें कि ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ।
18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सटिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। पहला हुआ था 74 में 5 सितंबर, दूसरा हुआ 4 जुलाई 1776 और बीच में झड़प भी हुआ था 75 में। और ये जो सम्मेलन हुआ इसमें टॉमस जेफरसन, वही जिन्होंने सही ठहराया था, इसके द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से शुरू हो गया, आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अब 1783 में समाप्त हुआ 3 फरवरी 1783 को, और 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, अमेरिका का खुद का संविधान, और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके परिणाम के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तत्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे, यानी कि जो तुरंत परिणाम सामने आया और जो बहुत बाद में परिणाम आया, वो दोनों परिणाम निर्णायक थे। ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। सबसे पहला परिणाम तो ये है कि ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। तीसरा परिणाम जो निकल के सामने आया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वो है कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय, वही शासक, इंग्लैंड का शासक, और उसके मंत्रियों के मत्थे मरा गया। फलतः तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया बेचारा का, और लॉर्ड नाथ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। ये घटना हुई 1782 ईस्वी में, और कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। ये 1793 ईस्वी की घटना है, और आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा, ये 1800 ईस्वी में हुआ। और हम देखते हैं कि इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक सत्ता का वर्चस्व बढ़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई। राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसको कि लिखने का काम 1787 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका में मान्यता मिली। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का अधिकार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू वाला, और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इस सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और
फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद परिलक्षित हुए। इसके लिए इस घटनाओं को हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के रूप में देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि औद्योगिकीकरण का प्रभाव। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला। अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदय था। तो ये हम देखते हैं औद्योगिकीकरण का भी प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा था। यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था, फिर भी वो अमेरिका से उस समय हार गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। तो इंग्लैंड की जो असफलता हुई, उसके असफलता के पीछे क्या कारण थे, उन कारणों को हम लोग जानते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड को हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लैंड की असफलता के विभिन्न कारण थे। सबसे पहला था कि अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे। अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद पहुँचाने में कठिनाई होती थी। ये जो दूरी है 3000 मील काफ़ी अधिक होती है, और ये बीच में अथाह सागर अटलांटिक महासागर के रूप में स्थित था। अतः वहाँ से सेना एवं रसद पहुँचाने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृहयुद्ध ही समझते रहे। मतलब अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि ये जो विरोध या युद्ध हो रहा है या गृहयुद्ध हो रहा है, ना कि उपनिवेश को स्वतंत्र करने के लिए किया गया युद्ध। उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था। वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की, जिसका खामियाजा उसे बाद में उठाना पड़ा। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की हठ धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। अब जॉर्ज तृतीय जो कि निरंकुश शासक था, उसके वजह से जो योग्य शासक थे या योग्य एवं अनुभवी नेता थे, वो सरकार से अलग रहना पसंद करते थे, क्योंकि जॉर्ज तृतीय का कोई भरोसा नहीं था कि कब क्या कर बैठे, कौन सा फैसला ले ले। और ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को जन धन से काफ़ी मदद पहुंचाई। अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। ये सब कारण था जिसके वजह से इंग्लैंड असफल रहा। इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। किसी को भी कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।